Hello everyone. I hope you must be doing very well. जैसे कि ये यूर गाइड का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए प्रीलिम्स में, जो आपके काम आ सकते हैं और उसके पेरिफेरियल टॉपिक से या डायरेक्टली किसी ना किसी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर मुझे कुछ लगता है कि इस साल कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सब है. तो जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें से आपने डिमांड की थी कि यू नीड आंसर्स. सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आंसर दे दूँ आपको उनके. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन. सो 27 अगस्त के जो क्वेश्चन थे उनसे स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले पूछा गया था कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में, कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय. सो बेसिकली ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है जो आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. दिस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स इट, एंड अलॉन्ग विद इट म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स. ये दो इंडेक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ में थे. और किन सिटीज़ के लिए है ये, क्राइटेरिया क्या है इसका? एक तो 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं इसमें इंक्लूडेड, एंड अपार्ट फ्रॉम इट 14 अदर मिलियन प्लस सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन 10 लाख प्लस. इस इंडेक्स के सिवा एक इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स था हाउसिंग से ही रिलेटेड, वो था रेजिडेक्स. सो रेजिडेक्स में क्या था, बेसिकली हाउसिंग की जो प्राइसेस हैं अलग अलग सिटीज़ में, उनको कैप्चर करता था ये. सो ये इनिशिएटिव था नेशनल हाउसिंग बोर्ड का. सो नेशनल हाउसिंग बोर्ड का ये इनिशिएटिव था, और नेशनल हाउसिंग बोर्ड रिसेंटली भी न्यूज़ में रहा था क्योंकि जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड के स्टेक हैं वो आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिए थे अपने पास. सो इसलिए न्यूज़ में था, ये क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अबाउट पॉइंट कैलिमेरे इज लोकेटेड इन. ये काफ़ी फेमस लोकेशन है, तमिलनाडु में. आपने पढ़ा होगा इसको और ये इजी क्वेश्चन था. आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा इसको. यहाँ जो दो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं वो थोड़ा सा आपके काम की हैं. एक तो इंडियन ब्लैक बग, ये एंडेमिक है, और दूसरी स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है बेसिकली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये इसकी इमेज है, ये आपको याद रहे थोड़ा सा, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ए बिल पास्ड बाय लोक सभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस व्हेन लोक सभा इज डिसॉल्व्ड. सो इसमें बेसिकली यूपीएससी पूछ भी चुकी है, तो अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं कि कब लैप्स करता है और कब नहीं करता. सो दोनों कंडीशन कर लेते हैं. तो लैप्स कब कब करता है? सो हमारे वाला क्वेश्चन क्या है कि पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा. सो ये वाला था हमारा, ओरिजिनेटेड एंड पास्ड बाय लोकसभा बेसिकली, बट पेंडिंग इन राज्यसभा, बेसिकली ये लैप्स कर जाएगा. और कौन कौन सी लैप्स करेंगे? ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा irrespective of whether it has been passed or not in Lok Sabha, but if it is pending in Rajya Sabha. So यहाँ पे एक एरर है थोड़ा सा, यहाँ आएगा आपका राज्यसभा, ये राज्यसभा आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये राज्यसभा आएगा. ए बिल ओरिजिनेटेड इन लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, ये लैप्स कर जाएगा. Similarly, a bill originated and passed by Rajya Sabha but pending in Lok Sabha, ये भी लैप्स कर जाएगा. अपार्ट फ्रॉम इट, ये तीसरा केस तो हमने कर ही लिया, ये भी लैप्स कर जाएगा. जो लोकसभा में चाहे पास हो गया हो बट अगर पेंडिंग है राज्यसभा में तो वो लैप्स कर जाएगा. और अगर कोई बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ हो और वापस उसको लोकसभा के द्वारा भेज दिया जाए अमेंडमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए, और तब भी वो पेंडिंग हो जब लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, तो भी वो लैप्स कर जाएगा. सो ये 4 कंडीशन है, आप इनको देख लीजिए बहुत ध्यान से क्योंकि पूछा जा सकता है दोबारा. एंड व्हेन ए बिल डज नॉट लैप्स, सो उसकी एक कंडीशन है, ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा. बेसिकली दोनों में ही पेंडिंग है, बट इसका जो ओरिजिन है वो है राज्यसभा.
राज्यसभा में उसका ओरिजिन हुआ था, बट पास राज्यसभा में भी नहीं हुआ और लोकसभा में भी नहीं हुआ, सो वो लैप्स नहीं करेगा। ये एक थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम इट अदर सारी कंडीशन में हम देख सकते हैं इसमें ऊपर लैप्स कर रहा है। इसके सिवा 3 बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। अगर जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न हो बट जॉइंट सीटिंग ना हो पाई हो डिसोल्यूशन की वजह से, तो भी लैप्स नहीं करेगा। और दूसरी क्या है कि सब कुछ हो चुका है बट एसेंट रह गया उनको प्रेसिडेंट का फाइनल, तो भी लैप्स नहीं करेगा। और अगर रिटर्न कर दिया हो रिकंसिडरेशन के लिए, तब आपकी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व कर जाए, तब भी वो लैप्स नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ जो बिल हैं, पेंडिंग बिल या फिर एश्योरेंसेस हैं, अगर वो कमेटीज़ के पास हैं, अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, आपने देखा होगा, सो उनमें अगर हैं, स्पेशली जैसे कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, इस वाली कमेटी के रेफरेंस में है ये, सो वो भी लैप्स ऑफ लोकसभा। फिर आपका आ जाता है रोशनी एक्ट, जो अगला क्वेश्चन था कि रोशनी एक्ट किससे रिलेटेड है। ये बेसिकली लैंड की ऑनरशिप से रिलेटेड था और रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये रिपील कर दिया गया था। वहाँ के गवर्नर ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के जो हेड हैं उसके काउंसिल के थ्रू, तो ये रिपील कर दिया गया था। क्यों रिपील कर दिया गया था? क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा था। और बेसिकली है किसके बारे में? अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप राइट्स ऑफ द स्टेट लैंड टू इट्स ऑक्यूपेंट्स, इसके बारे में है ये बेसिकली। सो एक और जो इम्पोर्टेंट है वैसे, बट अभी क्योंकि 370 हटा दिया गया है, रणबीर पैनल करके है एक, रणबीर पैनल कोड, जो आईपीसी है वो वहां पे नहीं लगता J&K में, सो वहां पे ये था। सो अपार्ट फ्रॉम इट अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हमने क्या पूछे थे यहाँ पे, फंक्शन बताने थे आपको क्या क्या है। ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आपका चल रहा है कोविड-19 का दौर, और कोविड-19 में एक ही चीज़ का सबसे बड़ा इशू आ रहा है, वो है आपका वैक्सीन का। सो उससे रिलेटेड कौन कौन सी एजेंसीज हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, ये एजेंसी या कोई और इससे रिलेटेड हेल्थ के जो वैक्सीन के अप्रूवल से रिलेटेड है वो पूछे जा सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है। सो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर है। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड द मेन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय मी वाज कि इसके फंक्शन बताने हैं आपको। सो सबसे पहले तो जो फंक्शन था वो था अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। फिर क्या आ जाता था? कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है लेइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स। फिर आपका आ जाता है क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स हैं, उनकी क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल करना बेसिकली इंपोर्टेड ड्रग्स की। फिर आपका आ जाता है जो स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, यूनिफॉर्मिटी लेके आना जो स्टैंडर्ड हैं, और इन्फोर्समेंट में या उनको और कोई डाटा रिलेटेड या किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए उसमें कोऑपरेट करना। अपार्ट फ्रॉम इट जो कुछ क्रिटिकल ड्रग्स होती हैं, जैसे कि आपकी आ गई इसमें ड्रग ब्लड के रिलेटेड होगी या ब्लड प्रोडक्ट्स, आईवी फ्लूइड्स, वैक्सीन एंड सीरा, इनके रिलेटेड जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं इनके जो लाइसेंसेस हैं स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के, वो भी ये स्टेट रेगुलेटर्स के साथ उनकी लाइसेंसेस की ग्रांट में रिस्पॉन्सिबल है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोबारा देख लीजिए। इसके फंक्शन, नोडल मिनिस्ट्री। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वाज अबाउट बायोरॉक टेक्नोलॉजी। सो बायोरॉक टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोरल रीफ का टॉपिक है जो वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हर साल 1-2 क्वेश्चन इसमें से आता ही रहता है प्रीलिम्स में। सो ये एक आर्टिफिशियल कोरल रीफ डेवलप करने में इम्पोर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये दोनों मिलके बेसिकली जो वहाँ के कोरल रीफ डिक्लाइन हो रहे हैं वहाँ पे उनको रिस्टोर करने का एक अटेम्प्ट है। सो इसमें होता क्या है, बेसिकली एक लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है सी वाटर से, और उससे क्या होता है कि जो मिनरल्स, वाटर के जो मिनरल्स हैं कैटायन एनायन, उसका उनके डिज़ोल्व होके क्रिस्टलाइजेशन होता है एक वाइट लाइमस्टोन टाइप स्ट्रक्चर में। और ये आपका जो कोरल रीफ का हमारा डिक्लाइन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको रिस्टोर करने में काफ़ी यूज़फुल है। सो
इस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है इसके प्रोसेस को, बट ये पता होना चाहिए कि बायो रोक टेक्नोलॉजी किस कंटेक्स्ट में और इसका कहाँ यूज़ हो रहा है रिसेंटली। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको बेसिकली टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अप्रूवल से। और ये अगर हो जाता है इस्टेब्लिश्ड, और होपफुली हो ही जाएगा, तो ये 6th टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं कोशिश करूँगा आगे कवर करूँ। और ये टाइगर का क्वेश्चन मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आएगा इस बार। क्योंकि यूपीएससी काफ़ी पूछती है इसके बारे में, इनकी इम्पोर्टेंट जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है ये पूछ सकती है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ये पूछ सकती है किस टाइगर रिजर्व में, स्टेट वाइज पूछ सकती है कि स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हायरार्की, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या उनके टाइगर के सेंसस से रिलेटेड पूछ सकती है कि क्या टेक्नोलॉजी या क्या मेथडोलॉजी होती है, ये सब चीज़ें। मलाई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात आपको बता दिया कि 6th टाइगर रिजर्व होगा ये इस्टेब्लिश होने के बाद। और कहाँ पे है ये? चमराजनगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये 3रा टाइगर रिजर्व होगा इसमें। इससे पहले बांदीपुर और बीआरटी टाइगर रिजर्व पहले ही वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। और इसके जो आसपास के टाइगर रिजर्व हैं वो हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बीआरटी टाइगर रिजर्व। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डे जो 28 अगस्त थे क्वेश्चन। आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर 7 out of 7 यू आर नॉट एबल टू सॉल्व 3 क्वेश्चन, इट इज़ ओके। बट अगर आप 4 से कम हैं तो थोड़ा सा प्रिपरेशन को और अग्रेसिव कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ऑपरेशन टर्टल शील्ड। ये बेसिकली टर्टल्स की कंजर्वेशन के लिए था। ये जो ट्रेडिंग है, इलीगल इनका ट्रेडिंग है जो, उसको रोकने के लिए था। बंगाल की मार्केट से कैप्चर किए गए थे, रेड हुई थी वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग था ये ऑपरेशन टर्टल शील्ड। फिर आ जाता है इसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आ जाता है मिशन सागर। ये अभी कोविड रिलेटेड जो असिस्टेंस है, रिलीफ मेजर्स हैं और रिहेबिलिटेशन है, ये प्रोवाइड किए गए थे ओशियन लिटोरल कंट्रीज़ को। कौन कौन से को? मालदीव्स को, मॉरिशस को, मेडागास्कर को, कोमोरो आइलैंड को, सेचलिस को, इन सब कंट्रीज़ को। जो इंडियन नेवल शिप इन्वॉल्व थी वो थी केसरी। फिर आपका आ जाता है सोहराई खोवार पेंटिंग। ये बेसिकली झारखंड की पेंटिंग है, हार्वेस्ट के टाइम होती है ये, या मैरिज सीजन में। इस सॉइल को यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर की सॉइल होती है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इसका बेसिकली ओरिजिन है। और इसके साथ ही जो इसको जीआई टैग मिला है, इसलिए ये न्यूज़ में था, ये जीआई टैग मिला है इसको। इसके साथ ही तेलिया रुमाल, ये है तेलंगाना की, इसको भी जीआई टैग मिला है। रेड, वाइट और ब्लैक कलर इसमें थोड़ा प्रोमिनेंट होता है तेलिया रुमाल में। हाई कोर्ट जज का क्वेश्चन था कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा क्वेश्चन था जो कि इसकी ओथ है जो कौन एडमिनिस्टर और सब्सक्राइब करता है, किस, तो इस ये गवर्नर था, वो फॉल्स है। प्रेसिडेंट बेसिकली ये ओथ एडमिनिस्टर करते हैं। और एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, थर्ड, वो है कि सुप्रीम कोर्ट की जब अपॉइंटमेंट होती है जज की, तो उसमें एक प्रोविज़न है कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट का भी उसमें प्रोविज़न है कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो तो वो भी हो सकते हैं। बट इन द केस ऑफ हाई कोर्ट देयर इज़ नो सच प्रोविज़न। ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में वो है आपका रिमूवल के प्रोसेस का। रिमूवल के प्रोसेस में जो हाई कोर्ट के जज का और सुप्रीम कोर्ट के जज का वो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जजेस इंक्वायरी एक्ट लगता है और वही सेम प्रोसीजर है, वही सेम कमेटी है, वो सब सेम है। रिमूवल में, अपॉइंटमेंट में ये डिफरेंस है। आई होप इट इज़ क्लियर। फ्रॉग है, वहाँ से उसके एम्ब्रियो से स्टेम सेल लिए गए हैं और वहाँ से तैयार किया गया है। फिर इसमें आपका आ जाता है क्वेश्चन था अनीता। ये नासा का इनिशिएटिव है और इसका पर्पस है टू स्टडी अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनोज बाय डिटेक्टिंग द रेडियो पल्सेस एमिटेड बाय इंटरेक्शन विद अंटार्कटिक आइस शीट। तो ये
बैलून टाइप हैं ये, थोड़े जो फ्लोट कर रहे हैं वहाँ पे लगे हुए हैं और वहाँ से इनको ऑब्जर्व किया जाता है। न्यूट्रिनो इसमें बेसिकली कॉस्मिक न्यूट्रिनो उनको स्टडी किया जाता है और रेडियो पल्सेस को डिटेक्ट करके। सो ये अनीता नाम इंडियन है बट है ये नासा का। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 29 अगस्त के हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 अगस्त में पहला क्वेश्चन था जो हमारा, वो था परमानेंट मेंबरशिप का, कि इंडिया, वेदर इंडिया इज परमानेंट मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन कमीशन और नॉट। सो नाम थोड़ा मिसनॉमर है इसमें कि इंडियन ओशियन है तो इंडिया का, जनरली अगर नहीं पढ़ा हो तो बंदा ठीक कर सकता है कि हम इंक्लूड ही होंगे, बट वी आर नॉट परमानेंट मेंबर, वी हैव जस्ट ज्वाइंट एज एन ऑब्जर्वर। सो जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन से हैं, ये हैं परमानेंट मेंबर, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सीचलिस। सो बेसिकली ये फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं या ब्रिटिश कॉलोनी है, तो इस तरह की ये कंट्रीज़ हैं 4-5, इनका मिक्स होके ये कमीशन बनी है। 1982 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और फाइनली इंस्टीट्यूशनलाइज की गई थी 84 में। ये भी यूपीएससी पूछ सकता है कि ईयर, बेसिकली इतना सटल नहीं पूछेगा 84 या कुछ, वो 2005 दे देगा या 2015 दे देगा, तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे। सो बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर नॉट परमानेंट मेंबर, वी आर जस्ट एंड वी हैव जस्ट ज्वाइंड इट एज एन ऑब्जर्वर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्वामित्व योजना। स्वामित्व मतलब किसी के ऊपर आपका अधिकार होना, स्वामित्व होना, ऑनरशिप होना। सो ये इनिशिएटिव है रूरल डेवलपमेंट आपका पंचायती राज मिनिस्ट्री का, रूरल डेवलपमेंट के लिए है ये, क्योंकि रूरल एरिया में रिवेन्यू का बड़ा इशू आता है। जो लैंड है, पंचायती लैंड है, उस पर एनक्रोचमेंट कर दी जाती है। सो एक तो इंक्रोचमेंट बचाना, और एक अगर आपके पास बेटर नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी अपने रिसोर्सेज की, तो आप उनको कंट्रोल भी बेटर कर पाओगे, रिवेन्यू भी बेटर अर्न कर पाओगे। सो अगर रिवेन्यू बेटर होगा तो जो हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो जाएंगी और जो ऑटोनमी और उनकी सेल्फ डिपेंडेंस बेटर होगी, और ये एक बेटर गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए यूज़फुल होगा। सो जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है और इसका पर्पज़ है टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स को यूज़ करके आपका जो लैंड की ओनरशिप है उसकी मैपिंग करना, ये इसका मेन पर्पज़ है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर आ जाता है येस्कार्टा जो थेरेपी है, ये बेसिकली ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, टाइप ऑफ जीन थेरेपी है ये, और CAR टी सेल थेरेपी को नाम से भी जानी जाती है। डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का सा पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। सो इट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ जीन थेरेपी। सो जो B सेल लिम्फोमा होता है उसमें जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो फेल हो रहा है, सो उसकी जगह ये यूज़फुल है। और ये जस्ट यूपीएससी से पूछ सकती है कि ये नाम दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया कि ये किससे रिलेटेड है, इससे ज़्यादा डिटेल के कम चांस है कि यूपीएससी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ये बेसिकली 100 साल से ज़्यादा जस्ट पूरे हुए हैं इसको, तो रिसेंटली हिंदी से लेके, लैंग्वेज से लेके भी इशू चल रहे थे, तो ये दोबारा न्यूज़ में आई थी, तो ये पूछी जा सकती है। बेसिकली ये महात्मा गांधी जी का इनिशिएटिव है ये। सो इसको हिंदी को प्रमोट करने का था इसमें नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में, और ये तो हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन के। अपार्ट फ्रॉम जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी गांधी जी द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। फिर जो अहमदाबाद में मील स्ट्राइक हुई थी उसमें जो यूनियन बनाई थी लेबर, वो भी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। फिर इंडियन नेटल कांग्रेस थी जो, वो ऐसा करके भी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी इन्होंने बनाई थी। सो जो मेजर हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या लीडर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसे BR अम्बेडकर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मालधारी ट्राइब। मैंने ऑप्शन भी दिया था बानी ग्रासलैंड, हिंट दी थी, तो ये गुजरात में है बेसिकली मालधारी ट्राइब। और गिर नेशनल पार्क में इन्होंने लायन के कंजर्वेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। बट अब रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अंडर इनको इशू आ रहा है
अपने जो राइट्स हैं उनको क्लेम करने में। सो इस वजह से ये न्यूज़ में था, और ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस का भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इडुमिश्मी अरुणाचल प्रदेश में, और आपका हो जाता है बिश्नोई कम्युनिटी ही राजस्थान में, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपके आ जाता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंदा आर द वर्क्स ऑफ ड्रामा। सो ये किसकी क्रिएशंस हैं, कौन इनका ऑथर है? सो हर्षवर्धना इज ऑथर। सो मैंने हिंट भी दी थी, सो आई होप सो आपने मोस्टली ये क्वेश्चन कर लिया होगा कि हिंट ये थी कि वही जो इनका बायोग्राफर है वो ऑथर है कदम्बरी का। सो बाण भट्ट की बात हो रही थी। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दीवाने कोही किससे रिलेटेड है? दीवाने कोही बेसिकली इनिशिएटिव था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए और मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके साथ ही जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है दीवान ए अरीज, दीवाने अरीज ये है मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड। फिर आपका आ जाता है दीवाने इंशा, दीवाने इंशा आ जाता है करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड, ये डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड है, ये पूछे जा सकते हैं। जो नेक्स्ट आई होप इट इज क्लियर क्वेश्चन थे हमारे। सबसे पहले क्वेश्चन था ग्राम न्यायालय की पावर के बारे में। तो सबसे दो थे कि ये खाली सिविल जो जुरिडिक्शन है इसकी, क्रिमिनल जुरिडिक्शन नहीं है, ये गलत है। इसकी बेसिकली दोनों जुरिडिक्शन है, सिविल भी है क्रिमिनल भी है। और जो भी एक्ट इसमें जो भी इसमें शेड्यूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल में एक्ट के, ग्राम न्यायालय एक्ट के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल है उसमें जो लिस्ट कर रखे हैं वो सब उन पे इसकी जुरिडिक्शन है। और जो इसकी पेक्युनरी जुरिडिक्शन होगी वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है कितनी होगी। और ये एक अच्छी चीज़ है इसकी कि मोबाइल कोर्ट होता है, ये एक जगह नहीं होता, गांव टू गांव जाता है ये, तो वहाँ पे लगता है और पहले ही अनाउंसमेंट हो जाती है। ये एक तरह से आप कह सकते हो जस्टिस डोर स्टेप तक लेके जाने की कोशिश की जा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली जो एक्ट में एनविसेज किया गया था, जितने हमारे एक्ट इस्टेब्लिश किए जाने थे, जितने कोर्ट, उतने नहीं हुए, काफ़ी कम हुए हैं। और एक और जो कुछ स्टेटमेंट थी कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ये फॉल्स है। बेसिकली ये फ्री है, रिलैक्स्ड है इसमें, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक अदालत का, लोक अदालत के बारे में कैसे इस्टेब्लिश्ड हुई, इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग, क्या पावर्स हैं, अपीलेट है क्या नहीं, ये सब चीज़ें ये यूपीएससी पूछ सकती है आपसे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक तरह से जुडिशियल जो आपका जस्टिस सिस्टम है उसका पार्ट है। और एक दो क्वेश्चन जस्टिस सिस्टम से पक्का आता है, वो कुछ भी हो सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, कुछ भी। सो आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तो इसका बिल आया है, सो इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, आई होप आप सबने रिवाइज़ कर ली होंगी। अगर हो सका तो मैं क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करूँगा इनमें से एक और दोबारा, इसमें से किसी चीज़ पे, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपका नेक्स्ट डिवीज़न है जो न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी डिवीज़न। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, कम चांस है कि ये आपका गलत हो, ये गलत होना नहीं चाहिए। सो इसमें जो ऑप्शन दिए जा सकते हैं वो दिया जा सकता है एचआरडी का दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं जिसको, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दे दिया ऑप्शन। फिर आपको इसमें एमएसएमई का भी ऑप्शन दे सकते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी दे सकते हैं। बट द करेक्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये आप याद रख लीजिए अगर आपने पहले नहीं सुना। आई होप इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये कौन पब्लिश करता है? ये बेसिकली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करते हैं, जो विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको देखना है सीपीआई, ये आप खुद देखेंगे या मैं इस पर क्वेश्चन बना दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली अगर हो सका। एक देखना है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये दो इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था अपना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना था एग्रीकल्चर मूवमेंट्स को, रिवोल्ट्स को। सो सबसे पहले थी इंडिगो रिवोल्ट, फिर थी डेक्कन राइट्स, फिर थे मोपिला रिवोल्ट, फिर आएंगे आपके तेबागा मूवमेंट। ये इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले का है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम का है, और ये 1800
50-60s के टाइम का है ये, और ये उसके बाद हुआ था। और इन दोनों के बीच हुए थे पबना रिवोल्ट, बंगाल रीजन में। ये बेसिकली डेक्कन रीजन में थे, ये भी बंगाल रीजन में और बिहार उस वाले रीजन में है। ये केरला में है, ये बंगाल में थे भागा। सो आपने बेसिक सब पढ़ रखा होगा इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले तो आता है आपका लैटिट्यूड। जो अर्थ इक्वेटर पे है जो टेम्परेचर वो ज़्यादा रहता है थोड़ा सा, ये वाले पे स्पेशली सब ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ पे आपकी रेस डायरेक्ट पड़ रही हैं, और पोलर की तरफ कम रहता है। एक तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पैक्ट पड़ता है। एल्टीट्यूड में क्या होता है, हाइट का पड़ता है। जैसे आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर कम होता है, इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। फिर आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। बेसिकली सी है मान लो ये, और यहाँ पे आप जितनी दूर जाओगे आप उतना इसका इम्पैक्ट कम रहेगा। बेसिकली जो एक टेम्परेचर में फॉल और राइज एकदम होता है वो लैंड पे ज़्यादा होता है, वाटर पे बहुत स्लो होता है ये प्रोसेस। फिर आ जाता है एयर मास सर्कुलेशन। जो विंड है आपकी वो हॉट आपकी सर्कुलेशन हो रही है या कोल्ड है, उसका फ़र्क पड़ता है। करंट्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, कोल्ड करंट्स और हॉट करंट, वार्म करंट्स हैं उनका बड़ा फ़र्क पड़ता है, ओशियन करंट्स का। ये मेजर चीज़ें। फिर लोकल एस्पेक्ट्स का तो है ही, वहाँ मेडिटेशन वगैरह इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे वो है 31 अगस्त को। आई होप आप सब सिंसियरली इन सब को कर रहे हो। सो मैं उस बेसिक एजम्पशन के साथ आपको ये बता रहा हूँ, और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पर्पज़ आपको जस्ट रिवाइज करना है। डिटेल के लिए आप सोर्स को रेफर कर सकते हो, अगर किसी टॉपिक में इशू आए तो आप पूछ सकते हो। ये आपका आ जाता है पत्थलगड़ी। पत्थलगड़ी मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। पत्थलगड़ी मूवमेंट बेसिकली क्या है, इसमें कहते हैं ये पत्थलगढ़ में क्या है कि एक स्टोन इनग्रेव्ड है जो उसको इरेक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली तो ये क्या किया जाता था, जब किसी की डेथ हो या बर्थ हो तब ये किया जाता था, जो ट्रेडिशन है एंशिएंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। बट अब इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा पॉलिटिकल बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्राइबल्स को लग रहा है या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स को लग रहा है कि उनके राइट्स पे अटैक हो रहा है या उनके राइट्स डाइल्यूट हो रहे हैं। सो वो क्या कह रहे हैं कि कोई एंटर नहीं करेगा इस विलेज में, या इस तरह से इरेक्ट कर दिए जाते हैं स्टोन। सो या मतलब इनके कस्टम को, इनके राइट्स को, इनके जो भी ट्रेडिशन है उनको कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। सो इसमें एक तो पीसा एक्ट जो 1996 है, उसके अंदर जो इनको राइट्स मिले हैं उनको प्रोटेक्ट करने का है, और एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो कि ब्रिटिश टाइम में इस्टेब्लिश हुए, ये इनेक्ट हुए थे, उनमें अभी कह रहे हैं कि अमेंडमेंट हो सकती है और डाइल्यूट हो सकते हैं। सो उसको रेजिस्ट करने के लिए भी ये पत्थलगड़ी मूवमेंट अभी न्यूज़ में आई थी। सो इसमें कुछ बंदे अरेस्ट भी हुए थे जो इसको कर रहे थे। सो ये एक काफ़ी मेजर न्यूज़ बनी थी और ये पूछा जा सकता है पत्थलगड़ी मूवमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर आपका आ जाता है क्लासिकल लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन था कि आपको बतानी थी कि 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी है। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 बार पूछ चुकी है यूपीएससी उड़िया के कंटेक्स्ट में। सो लैंग्वेजेस हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। फ़ायदा क्या होता है बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेजेस को? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो स्कॉलरशिप दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं इसमें, और एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेंटर ऑफ एक्सलेंस। सो ये 3 चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा लैंग्वेज प्रमोट करने का अच्छा रहता है। अब जैसे आप पंजाबी बोलते हो, आप बंगाली बोलते हो, आप जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो, अगर उसमें थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट्स आ जाएं, उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आ जाए, R&D रिसर्च हो जाए उसमें थोड़ा सा, तो वो लैंग्वेज बूस्ट करेगी। तो हर लैंग्वेज चाहती है, जो उसके स्पीकर हैं जो किसी भी लैंग्वेज के, वो चाहते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज में आए। तो इसलिए बार बार अलग अलग लैंग्वेज की बात होती है कि वो इंक्लूड की जाएँ। सो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट 6 जो ऑलरेडी हैं वो ये हैं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है, या तो उसके हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट या फिर रिकॉर्डेड हिस्ट्री, इसकी क्या ड्यूरेशन बोल रहे हैं, कितना पीरियड की, 1500 to 2000 ईयर्स का, या फिर उसकी बहुत ही एनरिच्ड लिटरेचर हो या टेक्स्ट हो। फिर उसका आ जाता है कि उसका जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो, यूनिक हो।
वो कहीं से बोरोड ना हो, कहीं से इन्फ्लुएंस्ड ना हो बहुत ज़्यादा, उसका अपनापन अपना हो, उसका यूनिक हो, नॉवल हो वो, जैसा कि हम पेटेंट्स में पढ़ते हैं। सो फिर आपका आ जाता है जो कंडीशन है कि जो उसका लिटरेचर है या लैंग्वेज है जो आज का जो मॉडर्न है उसका, उनके जो ऑफशूट्स हैं तो उससे डिफरेंट होना चाहिए उसका काफ़ी। तो क्योंकि एक ब्रेक डिसकॉन्टीन्यूटी, तो ये उसको डिफ्रेंशिएट करती है चीज़ें, ये 4 कंडीशन। बेनिफिट्स में हमने बता ही दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका शिलोंग डिक्लेरेशन के बारे में। शिलोंग डिक्लेरेशन बेसिकली ई गवर्नेंस से रिलेटेड था। शिलोंग में डिक्लेरेशन हुई थी, सो उसको कॉन्फ्रेंस हुई थी, सो उसमें ये अडॉप्ट की गई थी कि इसको प्रमोट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और स्पेशल फोकस किया गया था कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ही इसमें एक नागपुर रिजोल्यूशन भी है, ये आप देखेंगे क्या है, या मैं आगे क्वेश्चन भी पूछ लूंगा इसका, बट आप इसको लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना था, तो सबसे पहले हुई थी राजगृह में, उनकी इसके अंडर किंग अजातशत्रु थे। फिर वैशाली में किंग कालाशोका, फिर पाटलिपुत्र में किंग अशोका, फिर कश्मीर में किंग कनिष्क, ये थी। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आ जाती है आपकी, कि इसमें पूछा गया था कि एक्सपोर्ट क्रेडिट है या नहीं। सो एक्सपोर्ट क्रेडिट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अपार्ट फ्रॉम इट जो आपको लगता है कि नहीं हो सकता अगर आपने नहीं पढ़ा, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो भी है। ये तो आप कह सकते हो कि एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, ये तो है ही। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बेसिकली आरबीआई ने स्टार्टअप्स को भी इसमें इंक्लूड कर दी, सो इसलिए इम्पोर्टेंट था। फिर आ जाता है आपको मध्य प्रदेश। सो इसमें आपका चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कहाँ पे किया गया था, ये बेसिकली नौरादेही सेंचुरी में था। ये इसकी बात चल रही है जो सागर डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के। सो सिमिलरली यूपीएससी ने पिछली बार पूछा था कूनो पालपुर का, साल 2 साल पहले। सो उसमें लायन की ट्रांसलोकेशन की बात हो रही थी गुजरात से एमपी में। सो एक क्वेश्चन आया था, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये अफ्रीका से आ रहे हैं। सो 1950s के 47 के अराउंड ये यहाँ पे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गए थे। सो नौरादेही क्यों चुना गया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो प्रे है वो इनकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, और जो ग्रासलैंड है, जिस तरह की टोपोग्राफी है, वो इनके लिए काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि इनको खुला एरिया चाहिए अपना। जो अगर ये इनको थोड़ा ज़्यादा वेजिटेशन होगी तो इनकी मूवमेंट में दिक्कत आएगी, तो ये सब फैक्टर देखते हुए इस सेंचुरी को सिलेक्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। फिर जो क्वेश्चन था नेक्स्ट हमारा, वो था कंट्रीज फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप, ये कहाँ है, ये हानले में है या लद्दाख में है। बेसिकली लद्दाख आप याद रखिए, और इसका पर्पज़ क्या है, टू ऑब्जर्व डायनेमिक और ट्रांजिट इवेंट्स इन यूनिवर्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। आप इसकी इमेज देखिए गूगल पे सर्च करके, बड़ी अच्छी इमेज है, तो आपको याद भी रहेगा। ये बहुत ही खूबसूरत जो स्काई दिखता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर, और ये याद भी रहेगा आपको, हैनले लद्दाख में कंट्रीज फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप। फिर जो 1 सितंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट उत्कर्ष 2022। सो ये किसके रिगार्डिंग है, ये पूछा गया था। ये है रेगुलेशन और सुपरविजन को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल बैंक की, और कौन किसका इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है, तो आरबीआई का ही इनिशिएटिव है ये। सो ये पूछा जा सकता है, ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने कुछ स्पीसीज चूज़ की थी और उनको बताना था आपको कि इनका IUCN स्टेटस क्या है। स्पीसीज और भी पूछूंगा मैं आगे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनी ज़्यादा इसको करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जैसे क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जो, और आपकी कुछ स्पीसीज वल्नरेबल, और कुछ हैं आपकी जो एंडेंजर्ड। ये 3 कैटेगरीज में कुछ फ्लैगशिप स्पीसीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, या फिर कुछ लायन टेल्ड मकाको हो गया, या फ्लाइंग स्क्विरल हो गया। कुछ स्पीसीज़ हैं जो न्यूज़ में रही हैं या इंपॉर्टेंट है। सो इन सब का आप एक लिस्ट बना लीजिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन था कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग हंगोल भी बोलते हैं, डाचिगम जो नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है ये कश्मीर में। सो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ये। फिर आ जाता है टाइगर, टाइगर एंडेंजर्ड है। ब्लैक बक
लीस्ट कंसर्न, इसका ऐसे हो रहा है, थोड़ा वल्नरेबल था पहले, फिर लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, फिर लीस्ट कंसर्न, ऐसे शिफ्ट हो रहा है इसका। और ये वही स्पीसीज़ है जिसको लेके काफ़ी न्यूज़ में रही है, ये अरेस्ट हुए थे फिल्म स्टार। फिर आपकी आ जाती है इंडियन पेंगलिन, ये एंडेंजर्ड है। चाइनीज़ जो पेंगलिन है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। फिर आपका आ जाता है डुगोंग काओ, ये सी काओ भी बोलते हैं इसको, ये वल्नरेबल है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये एचिसन कमीशन के बारे में था कि ये किससे रिलेटेड है। ये बेसिकली 1886 में इस्टेब्लिश हुई थी, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड थी कि इंडियन के जो क्लेम थे कि ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए इनको पब्लिक सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, उससे रिलेटेड थी। इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो थी, एक तो एज लोअर की गई थी इसमें एंट्री के लिए, और जो एक कोवेनेटेड और नॉन कोवेनेंट सर्विसेज का था इसके डिफरेंस को रिमूव करने की बात हुई थी। ये तो इसके इंपॉर्टेंट थे। ऐसी ली कमीशन थी बाद में, वो आपको पता होनी चाहिए, उसको जरूर चेक कीजिए। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योम मित्र। व्योम मित्र बेसिकली जो हमारी गगनयान होगा उसमें जो ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा, जो उसको व्योम मित्र कहा गया है, इसरो ने इसको डेवलप किया है। सो इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इससे ज़्यादा डिटेल में क्या कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो जस्ट दिस। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका यूथ को लैब। ये इंटरव्यू प्रोग्राम के टाइम भी मैंने, जो आप में से इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे तब डिस्कस किया होगा आपसे। यूथ को लैब प्रोग्राम बेसिकली इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन नीति आयोग का जो, और यूएनडीपी इंडिया का। बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, आ सकता है, या इसको आप कहीं यूज़ भी कर सकते हो अगर नहीं आता मेंस में, बट ये आने के चांस हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स अब काफ़ी न्यूज़ में रहने लगे हैं, तो कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, इनोवेशन से रिलेटेड। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो ये सब क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। आज यूपीएससी ने अपने हमारे प्रीलिम्स के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए हैं। सो डोंट फॉल प्रे टू रूमर्स, विंटर इज़ कमिंग, बी रेडी फॉर बैटल। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू अगेन। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग। अगर कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं आप।